यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। कल आपका जीव विज्ञान का पेपर है और यहाँ पे मैं अंतिम मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। एक ही मॉडल पेपर है, बहुत ही एनालिसिस के साथ ये पेपर बनाया गया है। ये जीव विज्ञान का मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपको यहाँ से प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा आता है प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुभ्रूणता खोजी गई, तो बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ल्यूवेनहॉक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा, कूपर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ल्यूवेनहॉक द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित होता है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित होता है ग्वानिन के द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो यूरेसिल के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बीरबल साहनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय तक मिलता रहे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आता है, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो देखिए पोलियो विषाणु के द्वारा होता है, चेचक भी विषाणु के द्वारा होता है वायरस के थ्रू, एड्स भी वायरस के थ्रू फैलता है, लेकिन टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम बोलते हैं टीबी। तो टीबी क्या है? ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर बच्चों आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं और आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? टिप्पणी लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम क्या है बच्चों? तो ये कि आनुवांशिक विकार है जो 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। यह बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक विकृति और विकास संबंधी देरी उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न है अपरा के कार्य लिखिए। तो अपरा क्या होता है? अपरा गर्भस्थ शिशु को पोषण, अपरा मतलब प्लेसेंटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? शिशु को पोषण, ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करती है। यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, हार्मोन स्राव, रोग प्रतिरोधक सुरक्षा और माँ शिशु के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। फिर अगला प्रश्न है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम, वह एंजाइम जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, उसे न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। न्यूक्लियेज कहा जाता है। और प्रमुख न्यूक्लियस एंजाइम कौन कौन से हैं? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है, या डीनेज इसको बोलते हैं, या विशेष रूप से डीएनए तोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला महत्वपूर्ण है रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम यह विशिष्ट अनुक्रमों पर डीएनए को काटता है जो प्रौद्योगिकी में उपयोगी होता है। फिर अगला प्रश्न है मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा। तो मानव में 2 प्रमुख लिंग संलग्न रोग निम्नलिखित हैं। पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है बच्चों? यह रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होता है। यह एक्स गुणसूत्र से जुड़ा विकार है और पुरुषों में अधिक पाया जाता है। तो हीमोफीलिया सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई? तो ये पुरुषों में अधिक पाया जाता है। फिर है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी क्या है? लिंग संलग्न रोग है, जिसको रक्तांधता बोलते हैं, रंगांधता बोलते हैं, क्योंकि इसमें रंगों में पहचान नहीं हो पाती है। तो यह व्यक्ति की रंग पहचानने की क्षमता को प्रभावित करता है। विशेष रूप से लाल और हरे रंग में भेद करना मुश्किल हो जाता है। यह भी एक्स गुणसूत्र से जुड़ा
जुड़ा विकार है। किस गुणसूत्र से? एक्स गुणसूत्र से जुड़ा विकार है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो दोहरा निषेचन जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एक विशेष प्रक्रिया है जो केवल आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। इसमें एक नर शुक्राणु अंडाणु से मिलकर जाइगोट बनाता है, जबकि दूसरा ध्रुवी केंद्र से मिलकर ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनाता है। फिर बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर आपको 30 से 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कि अंडाणु जनन क्या होता है, चित्र बनाना आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अंडाणु जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें मादा के अंडाशय यानी कि ओवरी में अंडाणु यानी कि ओवा का निर्माण और विकास होता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको क्या बोलते हैं, वृद्धि चरण बच्चों। अगोनिया का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, ओगोनिया का निर्माण होता है। फिर उसके बाद अगला चरण आता है मैच्यूरेशन यानी परिपक्वता चरण, मैच्यूरेशन फेज। मियोसिस से एक परिपक्व अंडाणु बनता है। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस की प्रक्रिया होती है जिससे एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। फिर आता है परिवर्धन चरण, ग्रोथ फेज। अंडाणु आकार में बढ़ता है और निषेचन के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए कम शब्दों में मैंने अपने सारी बात बता दी है। फिर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निभागीय निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आपको भाई इसका नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या है? प्रतिरक्षा शरीर की रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता है जो रोग जनकों यानी पैथोजेंस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्रियाविधि बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्रियाविधि बताइए। तो एंटीजन पहचान, शरीर किसी बाहरी रोगजनक बैक्टीरिया वायरस को पहचानता है। एंटीबॉडी उत्पादन, बी कोशिकाएं विशिष्ट एंटीबॉडी बनाती हैं। टी कोशिकाओं की भूमिका, तो टी सेल्स क्या करती हैं, संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, ये क्रियाविधि। उसके बाद मेमोरी सेल्स, तो मेमोरी सेल्स का क्या काम है, भविष्य में संक्रमण से बचाने के लिए स्मृति कोशिकाएं मेमोरी सेल्स में विकसित होती हैं। तो देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि क्या है कि पहले तो वो एंटीजन का पहचान करता है, शरीर में जो भी एंटीजन आता है उसको पहचानता है। एंटीजन मतलब कि जो रोग फैलाने वाले कारक हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, तो एंटीजन पहचानता है। फिर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। ये कौन बनाती है, हमारी इम्यूनिटी ही बनाती है। फिर टी कोशिकाओं की भूमिका, तो टी सेल्स जो क्या होती हैं वो कोशिकाओं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, यानी कि अगर उनके संक्रमण से शरीर में कुछ कोशिकाएं संक्रमित होती हैं तो उनको डेड करते शरीर से बाहर निकाल देती हैं। फिर आती हैं मेमोरी सेल्स, तो मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है, ये भविष्य में संक्रमण से बचाने के लिए स्मृति कोशिकाओं को विकसित करती हैं, यानी कि जो पैथोजन आया था उनसे बचने के लिए एक स्मृति बना लेती हैं, एक मेमोरी डेवलप कर लेती हैं ताकि वो पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर करें तो उनको आसानी से मार सके। फिर अगला प्रश्न बच्चों आता है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में क्या अंतर है। तो पहले हम संरचना के बिहाफ पे देखें तो प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, गोलाकार और छोटा होता है, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए रैखिक, लीनियर और बड़ा होता है। फिर मौजूदगी की बात करें बच्चों तो प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब जीवन के लिए आवश्यकता, तो अनिवार्य नहीं है, कोशिका इसके बिना भी जीवित रह सकती है, अनिवार्य है, इसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। फिर डीएनए की मात्रा की बात करें तो कम मात्रा में होता है, प्लाज्मिड डीएनए कम मात्रा में होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में डीएनए मौजूद होता है। गुणसूत्रों से संबंध देखें तो स्वतंत्र रूप से कोशिका में रहता है, ये केंद्रक में स्थित रहता है। फिर यहाँ पे आनुवांशिक जानकारी देखें तो प्रतिरोधकता, विषाक्तता और विशेष लक्षण प्रदान करता है, जबकि कोशिका के संपूर्ण विकास और कार्यों को नियंत्रित करता है। गुणसूत्र स्थानांतरण की बात देखें तो आसानी से दूसरे जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है,
विरासत में मिलता है और आसानी से स्थानांतरित नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आ गया, टर्नर्स सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर्स नहीं है, टर्नर है। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है या एक्स गुणसूत्र यानी कि एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति या दोष के कारण होता है। सामान्य महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में केवल एक्स गुणसूत्र XO होता है, दूसरा X आंशिक रूप से विकसित होता है। फिर इसके शारीरिक लक्षण क्या है, तो छोटे कद की वृद्धि, गर्दन की चौड़ी त्वचा, छाती चौड़ी और चपटे आकार की होती है। प्रजनन से संबंधित लक्षण क्या है, अंडाशय का पूर्ण विकास ना होना, मासिक धर्म का ना होना और बांझपन। तो ये सब टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित होता है उनके लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे हम आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। बेसिकली पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र और आ जाता है। ठीक है, कैसे बनते हैं, तो एक्स की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जो पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। कैसे बनते हैं ऐसे मनुष्य, तो अगर जिनके अंदर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ऐसे पुरुष कैसे बनते हैं। यह गुणसूत्र असामान्यता गर्भधारण के दौरान होती है। जब अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय आ जाता है तब ये होता है। इसके क्या लक्षण है, शारीरिक लक्षण की बात करें तो सामान्य से अधिक लंबा कद, मांसपेशियों का कमजोर विकास, शरीर पर कम बाल उगना। अब प्रजनन संबंधित लक्षण क्या है, अंडकोश का छोटा होना, पुरुष हार्मोन की कमी, प्रजनन क्षमता में कमी। अन्य लक्षण क्या है, सीखने और बोलने में कठिनाई, सामाजिक व्यवहार में समस्याएं, स्तनों का असामान्य विकास। स्तनों का क्या हो जाता है, असामान्य विकास। निष्कर्ष क्या है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा करता है, लेकिन हार्मोन थेरेपी और विशेष शिक्षा से लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न बच्चों आता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी, क्या है टिप्पणी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक वैश्विक वैज्ञानिक शोध परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण और जीनों की पहचान करना था। यह 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। इस परियोजना ने मानव आनुवंशिक रोगों को समझने और जीन थेरेपी विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। तो जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक ऐसे जीवाणु, कवक और शैवाल होते हैं जो मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। ये प्राकृतिक उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और रासायनिक उर्वरकों का एक बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। कृषि जैव में उर्वरकों का महत्व क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशीलता बढ़ाते हैं, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम करते हैं जिससे मिट्टी का प्रदूषण कम होता है। फिर अगला है फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं, पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, मिट्टी और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, लागत प्रभावी होते हैं, किसानों के लिए किफायती समाधान प्रदान करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आज ही आप तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे है बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र वाले सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिए, ये वाले चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं। बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन क्या है, तो बायोरिएक्टर एक विशेष प्रकार का कंटेनर या उपकरण है जिसमें सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं
एवं एंजाइमों का उपयोग कर उत्पादों को बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम और जैव ईंधन बनाने में किया जाता है। यह नियंत्रित तापमान, पीएच और ऑक्सीजन स्तर बनाए रखता है, जिससे जैविक प्रक्रियाएं कुशलता से संचालित होती हैं। फिर है चिकित्सकीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चिकित्सकीय गर्भ समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो चिकित्सकीय गर्भ समापन एमटीपी एक कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके तहत गर्भधारण को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया गर्भवती महिला के स्वास्थ्य, भ्रूण में गंभीर विकृति या सामाजिक कारणों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। भारत में 1971 के गर्भ समापन अधिनियम के तहत इसे नियंत्रित और कानूनी रूप से स्वीकृत किया गया। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, डीएनए अंगुली छाप, अंगुली छापी नहीं, अंगुली छाप क्या है भाई? अंगुली छाप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक आनुवांशिक पहचान तकनीकी है जिससे किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। इसका उपयोग न्यायालय में अपराधियों की पहचान, पितृत्व परीक्षण और आनुवांशिक रोगों के अध्ययन में किया जाता है। यह तकनीक एलेस जेफरीज द्वारा 1984 में विकसित की गई थी। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों, प्रतिबंधन एंजाइम्स पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणु को एक निश्चित अनुक्रम यानी कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। इनका प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी, डीएनए क्लोनिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। पहला प्रबंधन एंजाइम ECORI था जिसे ई कोली बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। फिर बच्चों अगला प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। फिर है जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र पे अनुप्रयोग लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या है? जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी ने मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला है वैक्सीन प्रोडक्शन यानी कि टीका निर्माण। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से डीएनए और एमआरएनए आधारित टीकों का विकास हुआ है, जैसे कोविड-19 वैक्सीन। फिर बच्चों आता है आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पीसीआर, एलिशा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी तकनीकों से रोगों की शीघ्र पहचान संभव हुई है। आनुवांशिक चिकित्सा, जीन थेरेपी, आनुवांशिक विकारों जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया का उपचार इसके द्वारा किया जाता है। टिश्यू कल्चर, अंग प्रत्यारोपण के लिए कृत्रिम ऊतकों का निर्माण किया जाता है। औषधि उत्पादन, ड्रग प्रोडक्शन, इंसुलिन, एंटीबॉडी और अन्य जैविक दवाओं का उत्पादन होता है। स्टेम सेल तकनीकी कैंसर, पार्किंसन और अन्य असाध्य रोगों का इलाज में उपयोगी साबित हुई है। फिर बच्चों अगला प्रश्न आता है कि परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। तो परभक्षी यानी पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो अपने पोषण और जीवन यापन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक परजीवी, एंडोपैरासाइट, जो शरीर के अंदर रहते हैं जैसे प्लाज्मोडियम, टेपवर्म। फिर है बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं जैसे जूं, मच्छर और खटमल। फिर बच्चों आता है अगला प्रश्न, प्लाज्मिड क्या है? PBR 322 पर टिप्पणी लिखिए। तो परभक्षी, तो यहाँ पे बच्चों ये गलत टाइप हो गया, ये इसका उत्तर नहीं है, ये ऊपर वाले का ही उत्तर है। इसका उत्तर आप देख लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस PDF में टाइप नहीं हो पाया है। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और इसमें आप देख लीजिए कि समष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। बायोगैस क्या है? ये सब थ्योरी क्वेश्चन तैयार कर डालिए। एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है? मानव में इग्मनज और अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने भ्रूण का विकास का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका 5 नंबर का। और इसी के साथ जो यहाँ पे देखिए 3 आए हुए हैं, 1 और 2, ठीक है, 2 लॉन्ग आंसर आएंगे 5-5 नंबर के। इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा है, आप बायोगैस वाला तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिखा है, पर परागण क्या है, इसके लाभों और हानियों का वर्णन कीजिए। तो
क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब एक फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर स्थानांतरित होता है तो इसे पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यह मुख्य रूप से हवा, जल, कीटों, पक्षियों और मनुष्यों द्वारा होता है। पर परागण के लाभ तो आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन, इससे नई और मजबूत किस्में विकसित होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ पौधे बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील बनते हैं। बेहतर गुणवत्ता बेटर क्वालिटी, फल और बीज की गुणवत्ता बेहतर होती है। उच्च उत्पादन हाई यील्ड, कई फसलों में उत्पादन बढ़ जाता है। पर परागण की हानियां तो अब यहाँ पे देखेंगे पर परागण की हानियां क्या है। तो संभावित अवांछित गुण, संकरण से कुछ अवांछनीय गुण आ सकते हैं। आश्रित परागण डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, यदि मधुमक्खी, तितलियां या हवा की कमी हो तो परागण बाधित हो सकता है। फिर है कम विश्वसनीयता लेस सर्टेनिटी, पर परागण प्राकृतिक कारकों पर निर्भर होता है जिससे इसकी सफलता निश्चित नहीं होती है। कम बीज उत्पादन लो सीड प्रोडक्शन, कुछ पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। निष्कर्ष की बात करें तो पर परागण पौधों की आनुवांशिक विविधता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कुछ हानियों के साथ आता है। सही परिस्थितियों में यह बेहतर फसल उत्पादन और नई किस्मों के विकास में मदद करता है। फिर बच्चों सॉरी मैंने आपको गलत बताया, 5 यहाँ पे आपको आते हैं लॉन्ग, और यहाँ पे मैंने पहला नहीं बताया था, दूसरा लॉन्ग जो है। और यहाँ पे दूसरे लॉन्ग में 9वां क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है कि अल्कोहल ड्रग के सेवन होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए, इससे बचने के उपायों को लिखिए। इसके साथ में क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है जैव विविधता क्या है। ये 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीव और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। इसमें 3 मुख्य स्तर होते हैं। आनुवांशिक विविधता जिसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, किसी प्रजाति के भीतर आनुवांशिक विभिन्नताएं। प्रजातीय विविधता जिसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां। पारिस्थितिकी विविधता इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे वन, समुद्र, घास के मैदान आदि में विविधता। जैव विविधता के संरक्षण की नीतियां तो सीधे संरक्षण के उपाय जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। वन्य जीव अभ्यारण्य में वाइल्ड फेयर सेंचुरीज में आती हैं जैसे गिर अभ्यारण्य। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे सुंदरबन का बायोस्फीयर। अप्रत्यक्ष संरक्षण के उपाय क्या हैं? जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर संरक्षित करना, जैसे कि वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल पार्क। फिर है जीवाणु एवं ऊतक संरक्षण जिसको माइक्रोबायल टिश्यू कल्चर कंजर्वेशन। जैव विविधता कानून एवं संधियां क्या हैं? तो जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 भारत में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बना कानून है। 1992 में जैव विविधता संधि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण हेतु एक समझौता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जंगलों की कटाई रोकने के लिए बनाया गया कानून है। निष्कर्षतः बात करेंगे जैव विविधता पृथ्वी के संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके संरक्षण के लिए कानूनी, वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय उपायों को अपनाना महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य की पीढ़ियों को एक समृद्ध पर्यावरण मिल सके। तो इस प्रकार आपका लॉन्ग आंसर यहाँ पे खत्म होता है। और ये पूरा मैंने मॉडल पेपर आपको बताया। मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालिसिस के साथ ये पेपर बनाया गया है। सभी लोग पूरे वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।